नमस्कार साथियों, वंचित भारत के साथ मैं आपका साथी डॉक्टर सत्यवीर सिंह। साथियों, इस समय देश में दो तरह की बयार चल रही है और उस दो तरह की बयार में जो सबसे ज़्यादा रोल है, वो भी दो ही लोगों का है। तो सबसे पहले मैं उन दो लोगों से आपको रूबरू कराऊँ, उससे पहले कि मैं उन दो लोगों से आपको रूबरू कराऊँ, थोड़ा-सा उनके बारे में बताना चाहूँगा। एक तो थोड़ा-सा बताना चाहूँगा पहली किस्म के लोगों के लिए जो हमारे आस-पास पाए जाते हैं, जिन्हें आज के समय हम लोगों ने यानी समाज ने अंधभक्त का टैग दिया हुआ है। तो पहले उन अंधभक्त महोदय की एक कहानी को समझ लीजिए, एक छोटी-सी वीडियो के द्वारा, फिर बताता हूँ। नशे से भी ज्यादा खतरनाक है अंधभक्ति। अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। डॉक्टर साहब उल्टी सीधी बातें कर रहा है, देखिए ना क्या तकलीफ है। बेटा खाना खाया? न खाता हूँ न खाने दूंगा। अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन। लाओ जुबान दिखाओ। मित्र, अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन। कब से है इसे ये बीमारी? 4-5 साल से। इसे मित्रोनिया है, बहुत खतरनाक बीमारी है। हाँ डॉक्टर साहब इतना बड़ा इंजेक्शन। मित्रोनिया है, मित्रोनिया। क्यों बेटा, अब बताओ। अच्छे दिन जुमला है। बधाई हो। डॉक्टर साहब कोई परहेज? ठगने वालों से बच के रहना। अंधभक्त नहीं, देशभक्त बनो। जैसा अभी आपने देखा, ये अंधभक्ति का नशा इसी तरह से काम करता है, क्योंकि उसमें सब कुछ हरा भरा ही दिखता है, उसके अलावा कुछ नहीं दिखता है। अब बात करते हैं दूसरी प्रकार की। तो दूसरे प्रकार के और कुछ नहीं है, दूसरे प्रकार में इन भक्तों के जो आका हैं उनकी कहानी है। अब कहानी को मैं विस्तार से समझाऊं, उससे पहले इस वीडियो को देखना बहुत जरूरी है। वॉर रुकवा दी पापा, चीन को म्याऊ म्याऊ करवा दिया, विश्व गुरु बना दिया, सुपर पावर बना दिया और जीडीपी ने आसमान फाड़ दिया। तो ये आदमी वोट क्यों नफरत पे मांग रहा है? इतनी शर्म की बात है कि इनके 10 साल की सरकार के बाद भी जब तुम लोग सोचते हो कि शायद ये आदमी डेवलपमेंट पे बात करेगा, तो ये कहता है कि ऑपोजिशन मटन खा रहा है। जब तुम सोचते हो कि शायद ये महंगाई के बारे में बात करेगा, तब ये तुम्हें मंगलसूत्र का डर दिखा रहा है। जब तुम सोचते हो कि यार अब ये भूखमरी और गरीबी में तो बात कर ही सकता है, तो ये वही घिसी पिटी हिंदू मुसलमान वाली स्पीच तुम्हारे को लाके दे देता है। और शायद तुम सोचते हो कि अब ये बेरोजगारी के बारे में बात करेगा, तो ये सीए एनआरसी में अब्दुल का डर दिखा देता है। अब्दुल को गाली देने से रमेश को भी घंटा फायदा नहीं हो रहा है गाइस। जनता के मुद्दों को इग्नोर करके जिस कॉन्फिडेंस से ये आदमी 400 पार बोल रहा है, इन्हें यकीन हो गया है कि कोई इनसे सवाल करेगा ही नहीं, इनसे सवाल पूछेगा ही नहीं, इनसे सवाल होगा ही नहीं। ये जनता को बेवकूफ समझते हैं। 80 करोड़ लोगों को राशन दिया है, तो उनके पास कौन सी प्रॉपर्टी है जो छीनी जा सकती है? देश का पैसा लूट लेंगे। द ओनली पीपल जो देश का पैसा लूट रहे हैं यार तुम्हारे क्रोनी कैपिटलिस्ट दोस्त जो विदेश में पड़े हैं, जिन पे तुमने चुप्पी साधी हुई है, जिनको तुमसे पकड़ा नहीं जा रहा। दूसरे देश की वॉर रुकवा ली, अपने डिफॉल्टर नहीं पकड़े जा रहे इनसे। आदमी एक दिन उन्हें घुसपैठिया बोलेगा, दूसरे दिन बोलेगा मेरे मुस्लिम भाइयों बहनों को मैंने हज करवा दिया। पीएम तुम्हारे प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना चाहता नहीं है, गोदी मीडिया तुम्हारी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेगी नहीं। ऑपोजिशन की जिंदगी में खुद इतनी प्रॉब्लम्स है कि वो बेचारे करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी वाह। हाँ, तो खुद करो अपनी प्रॉब्लम्स की बात, क्योंकि नफरत हटेगी तभी नौकरी मिलेगी। जैसा अभी आपने देखा कि मैडम समझा रही हैं कि किस तरह से चीज़ें हो रही हैं। पहली तो चीज़ आप ये समझ लीजिए कि जो आपको एक हाइप बना के दिखाई जा रही है, 400 पार 400 पार 400 पार, ये सिर्फ और सिर्फ जो लोग क्रिकेट देखते हैं ना, वो इसको बहुत अच्छे से समझते होंगे। जिस तरह से ऑस्ट्रेलियन टीम को किसी देश का दौरा करना होता है ना, तो इस तरह का मीडिया में बयान देना शुरू करते हैं कि जो सामने वाली टीम है उसके आधे हौसले तो वैसे ही पस्त हो जाए। तो ये और कुछ नहीं है, सिर्फ वही रणनीति है। दूसरी चीज, बार बार चीख के कहते हैं कि हम लोगों ने 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया, 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया। यानी ये आप ये साबित कर रहे हैं कि 80 करोड़ लोग हमारे देश में इस लायक नहीं है कि वो कमाकर खा पाए, उन्हें आप खिला रहे हैं। मैं उन लोगों का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मैं उस सरकार की नाकामियों को बता रहा हूँ कि 80 करोड़ लोग जो हैं इस स्थिति में हैं
कि वो कमाकर नहीं खा पा रहे हैं। उसके ऊपर से आप दूसरा बात करते हैं कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में ये बात कह दी है कि वो संपत्तियां छीन लेंगे। अरे साहब, आप ही बता रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों के पास कुछ है ही नहीं, तो कांग्रेस छीनेगी क्या? जिनके पास कुछ है नहीं, खाने को आप दे रहे हैं, यानी सरकार दे रही है, उनसे कोई क्या छीनेगा? कहने का मतलब ये है कि बाकी चीज़ें तो आप वीडियो में देख ही चुके हैं, आप समझ भी चुके होंगे। मैं सिर्फ ये बात समझाना चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ एक तरह की चीज़ें, एक माहौल जो क्रिएट किया जा रहा है आपके सामने कि आप वोट डालने जाएँ, उससे पहले आपको ये लगने लगे कि साहब नहीं, ये नहीं तो कौन? मतलब कोई है ही नहीं, ये नहीं तो कोई है ही नहीं। लेकिन एक बात समझिए, हर स्थिति में, चाहे वो इमरजेंसी के बाद का भारत हो, इंदिरा गांधी जी ने जब इमरजेंसी लगाई तो लोगों ने मान लिया था कि अब कुछ नहीं हो सकता देश का, लेकिन उसके बाद सत्ता परिवर्तन हुआ। आज के समय अघोषित इमरजेंसी है, तो ये मान के चलिए इसका भी तख्ता पलट तो होना ही है, और ये कोई और नहीं करने जा रहा। किसी विपक्षी पार्टी से आप उम्मीद मत कीजिए, ये हम और आप करने वाले हैं। जिस दिन हम लोग जनहित के मुद्दों की बात करना शुरू कर देंगे, सही बात को समझना शुरू कर देंगे, और जिस तरह से ये गाय जो छोड़ रखी है ना, मजबूर है किसान, हालांकि वो किसानों की गाय हैं, मैं भी मानता हूँ, लेकिन मजबूर है, बाजारें खत्म कर दी तो वो कहाँ बिक रही हैं। उनको जिस तरह से रेला जा रहा है ना, इसी तरह से इनको भी रेलना पड़ेगा, और जब इनको रेल के एक बार दौड़ाया जाएगा ना, तब कोई दूसरी पार्टी सत्ता में आएगी। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि दूसरी कोई पार्टी सत्ता में आएगी तो वो हमारे लिए एकदम से मालपुए उसके पास तैयार रखे हैं और वो खिला देगी और हम एकदम से अमीर हो जाएंगे, सबको एकदम से नौकरियां मिल जाएंगी और एकदम से देश एकदम से विश्व गुरु बन जाएगा, जैसा कि ये बताते हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला। लेकिन हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि रोटी और सत्ता समय समय पर पलटते रहना चाहिए। रोटी को अगर ना पलटो तो वो जल जाती है और उसका स्वाद कसैला हो जाता है, खाने लायक नहीं बचती। इसी तरह से सत्ता को अगर नहीं पलटा जाता है तो वो निरंकुश हो जाती है, फिर वो लोगों के लिए काम नहीं करती है, वो फिर कुछ लोगों के लिए काम करती है, जैसे कि इस समय की सत्ता कर रही है, जो सिर्फ और सिर्फ धन्ना सेठों के लिए काम करती है, जनता के लिए नहीं कर रही। इसलिए दोस्तों बहुत जरूरी है कि सबसे पहली बात तो ये है कि हम वोट अवश्य करें, घर में ना बैठे रहें, वोट डालने जरूर जाएं। जहां भी हमारा वोट है हमें जरूर करना है। दूसरा, हमें जनहित के मुद्दों को ध्यान में रख के वोट करना है। मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप कांग्रेस को वोट दीजिए, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप समाजवादी को वोट दीजिए, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा बहुजन समाजवादी पार्टी को दीजिए या किसी अन्य दल को दीजिए, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप बीजेपी को वोट मत दीजिए। मैं सिर्फ और सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप मुद्दों को समझिए और ये समझ के चलिए कि हम किसको वोट देते हैं, तब सत्ता निरंकुश नहीं रहेगी। ये तो आप मान के चलिए, लिख कर रख लीजिए कि इनकी जो सीटें पिछली बार थी उससे काफ़ी सीटें कम होने वाली हैं। वो 400 पार नहीं, वो 544 पार की बात करें, 545 पार की बात करें, होने वाला ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी जानता हूँ और आप सब जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी जानते हैं। साथियों, मेरा उद्देश्य वीडियो बनाने का ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं किसी सरकार की बुराई करूं या किसी चीज़ की बुराई करूं, लेकिन ये उद्देश्य ज़रूर है कि आप लोगों तक सही बातों को पहुंचाऊं। और उन सही बातों पर आप कैसे निर्णय लेंगे, इसके लिए सबके पास, हम सब जो है विवेक रखते हैं, बुद्धि रखते हैं, और बुद्धि और विवेक का प्रयोग करते हुए हमें वोट करना है। और वोट की चोट से ही सत्ताएं परिवर्तित होती हैं, और जब सत्ताएं परिवर्तित होती हैं तभी क्या होता है कि जितने भी सत्ताधारी दल, जितने भी राजनीतिक दल हैं, उनमें एक डर पैदा होता है कि जनता कभी भी कुछ कर सकती है, और जनता का डर रहना राजनीतिक दलों में बहुत ज़रूरी है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सोच समझ कर वोट करें और वोट ऐसे व्यक्ति को दें, ऐसी पार्टी को दें जो हमारे हितों की रक्षा करे, ना कि निरंकुशता की ओर बढ़े। साथियों, दोबारा मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पर। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तब तक के लिए सभी साथियों को जय किसान, जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।